So, welcome to another session of NMAT, right? So, we have gone through two sessions where you and I have focused heavily on the verbal reasoning part of the exam. Along with that, as a relief, बीच में हमने थोड़े बहुत verbal ability के questions भी किए हैं, but largely हमने focus किया verbal reasoning पे. I hope those sessions are proving useful for you. और उसी series में I'm bringing in a third session that takes your journey even फॉरवर्ड. तो जल्दी से रिकैप दे देता हूं. देखो एनमैट में लास्ट ईयर जो पेपर था, वी वर सपोज टू आंसर 36 क्वेश्चंस इन 28 मिनट्स एंड हियर वाज द ब्रेकअप ऑफ द क्वेश्चंस. सो उसमें ऑब्वियसली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, वोकैब्युलरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, पैरा जंबल्स था और फिर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस थे. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दैट इट इज एन अडैप्टिव टेस्ट व्हिच मींस दैट इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन. लेकिन स्टोरी सिर्फ इसी सेक्शन में रुकती नहीं है. जो लैंग्वेज रिलेटेड एरियाज हैं वो अपार्ट फ्रॉम VARC या वर्बल सेक्शन, दे ऑल्सो गेट पोर्टेड ओवर टू द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, जिसके लिए एग्जाम में आपको मिलते हैं 40 मिनट और उसमें यू आर सपोज टू आंसर 36 क्वेश्चंस. आप 50-50 स्प्लिट मान लीजिए वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग का. लास्ट ईयर हल्का सा इट लीन्ड अ लिटिल मोर टुवर्ड्स वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग में हमें बहुत सारे क्रिटिकल रीजनिंग या उसके एप्लीकेशन वाले सवाल मिले, राइट. सो वी हैड पैराग्राफ बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग. फिर उसकी एप्लीकेशन देखूं तो स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, ये मिले. फिर कुछ ऐसे एरियाज जो क्रिटिकल रीजनिंग को एज अ फाउंडेशन यूज करते हैं, उसमें आपके पास था कोर्स ऑफ एक्शन और डिसीजन मेकिंग टाइप क्वेश्चंस. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज दिस एरिया कॉल्ड सिलोजिज्म्स, जिसको हमने अपने क्लासेस में आपको कवर भी करवाया है. सो होपफुली यू वुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज इफ यू हैव गॉन थ्रू दी ओमैट क्लासेस. तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं. हियर आर द डायरेक्शंस फॉर द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस और सिंपल डायरेक्शंस है फॉर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस. रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. सो हियर इट इज. नाउ when you look at it, you would realize that it is a critical reasoning question. Okay, so why don't you pause the video right here, answer this, and then we will talk. Ready? शुरू करें. तो देखो, हर एक क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन में, पैराग्राफ बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन में हम हमेशा यहां से शुरू करते हैं. हाँ, इस चीज को हम बोलते हैं क्वेश्चन स्टेम. सो वी ऑलवेज स्टार्ट विद द स्टेम. तो यहां से शुरुआत करके फिर हम जाते हैं पैराग्राफ पे, फिर हम आते हैं ऑप्शंस पे और ऑप्शंस में ऑब्वियसली वी ट्राई टू eliminate the wrong options in order to arrive at the right answer. So what do we have here? The manufacturer's plan to increase profits relies on which of the following assumptions? तो ये देखते ही हमें क्या पता चला? It is an identify the assumption questions. तो बेसिक सारे दिमाग में आ जाने चाहिए कि यार assumption मतलब unstated premise. Assumption मतलब कोई ऐसा new piece of information which is necessary for the conclusion that has been arrived at in this particular question. तो देखिए क्या conclusion आया है सबसे पहले तो, या क्या plan क्या है यहाँ clearly mention है ही. So in order to increase profits during a prolonged slowdown in sales, the largest manufacturers of automobiles in the United States have instituted record-setting price increases on all their models. The manufacturers believe that this strategy will succeed even though it is inconsistent with the normal relationship between price and demand. Okay, तो देखो सेल्स में स्लो डाउन है, यानी कि लास्ट ईयर जितनी कार्स या ऑटोमोबाइल्स ये लोग बेच रहे थे अब उससे कम बेच रहे हैं, राइट. ये है ना. अब ये चाहते हैं, अब प्रॉफिट कहां से आएगा हमारे पास? सोचिए आपका प्रॉफिट क्या होगा. प्रॉफिट बेसिकली इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट या एक्सपेंडिचर. राइट. और इनके लिए रेवेन्यू कहां से आएगा? एक हर एक कार का एक प्राइस है,
एक सर्टेन वॉल्यूम है, सो द नंबर ऑफ कार्स बीइंग सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस। इसके अलावा शायद सर्विसिंग वगैरह से, पार्ट्स वगैरह से भी कुछ कमाते हैं, कुछ रेवेन्यू लाते हैं, और फिर कॉस्ट तो जो है सो है ही। अब इनका सेल्स में स्लो डाउन हुआ, दैट बेसिकली मीन्स दैट वी आर सेइंग कि यार इनका जो रेवेन्यू है उसमें कमी आई, इसकी वजह से प्रॉफिट में भी कमी आ गई। नाउ दे वांट टू हैव प्रॉफिट, दे वांट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। तो अब क्या करें? अब इन्होंने बोला कि यार हम ना प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। प्राइस इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेवेन्यू, अभी देखो प्राइस इंक्रीज करते ही क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ जाना चाहिए, इसलिए प्रॉफिट भी बढ़ जाना चाहिए। But then the paragraph says यार it is inconsistent with the normal relation between price and demand. Normal relation क्या होती है? जब किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। महंगी चीज को महंगा कर देंगे तो खरीदने वाले लोग थोड़े कम हो जाएंगे। यानी कि अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं तो क्या होगा? The number of cars that you sell, that number will decline. उसके बावजूद they believe that their strategy will succeed. So ये क्यों मान करके चल रहे हैं that their strategy will succeed? क्या assumption है? assumption ये है कि मतलब बहुत सिंपल सी assumption ही आएगी ना कि यार ठीक है कारें कम बिकेंगी, उनकी वजह से रेवेन्यू कम होगा, लेकिन बाकी जो कार्स बिकेंगी उसमें जो हमने प्राइस बढ़ाया है, दैट extra increase in the price will allow us to earn far more than what we will lose by reduced sales, है ना? तो आइए चेक करें। ए, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स विल ऑफ नेसेसिटी रेज प्राइसेस व्हेनेवर दे इंट्रोड्यूस अ न्यू मॉडल। क्या यहां पे हम नए मॉडल की बात कर भी रहे हैं? दे आर इंक्रीजिंग द प्राइसेस फॉर ऑल देयर मॉडल्स। तो ये आपका आउट ऑफ स्कोप हो गया, आप हटा दें। बी, द स्मॉलर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स विल कंटिन्यू टू टेक अवे अ लार्ज परसेंटेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स। वंस अगेन इररेलेवेंट, पर फिर भी मान लीजिए आपको डाउट है तो आप क्या करेंगे? आपको पता है ना, assumption बेस्ड क्वेश्चंस में हम नेगेशन टेस्ट यूज करते हैं। सो the definition of assumption is that it is necessary for the conclusion. So we exploit that necessary part by negating. So let us say the smaller automobile manufacturers will not continue to take away a large percentage. तो क्या अब इनका स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा? नहीं, ये तो और बेहतर काम करेगा, which tells you that the information supplied by B was not necessary for their plan. आप इसे भी हटा सकते हैं। सी, the increased profit made on cars sold will more than compensate for any decline in sales caused by the price increase. Absolutely, यही assumption हमने सोची भी थी, पर अगर आप इसको भी नेगेट कर दें कि यार will not compensate, तो अब जैसे इसको हमने नोट किया, अब कैन दे अर्न मोर प्रॉफिट्स, कैन दे इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स? नो। तो ये नेसेसरी था एंड दैट इज व्हाई इसको एक बार रनिंग में रखते हैं। डी, न्यू सेफ्टी रिस्ट्रेंट्स दैट विल सून बिकम मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू कार्स विल नॉट बी वेरी कॉस्टली फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू इंस्टॉल। इररेलेवेंट। लो फाइनेंसिंग एंड एक्सटेंडेड वारंटीज विल अट्रैक्ट मेनी प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर्स। अच्छा, नेगेट करके देख लो कि दे विल नॉट अट्रैक्ट प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर्स। तो भी ये जब आप प्राइस बढ़ाते हैं तो आर यू इवन टारगेटिंग प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर्स? आप तो ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास काफी सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो प्राइस कॉन्शियस नहीं है, हम बढ़ा देंगे वो तो भी खरीदेंगे। यू नॉट इवन काउंटिंग ऑन दोस्त। तो नॉट अगर करते हैं तो भी दिस आर्ग्यूमेंट स्टैंड्स। तो ई ऑल्सो गेट्स रूल्ड आउट। सो योर बेस्ट आंसर is obviously going to be option C. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। गो अहेड, हिट दैट पॉज बटन, आंसर द क्वेश्चन एंड देन कम बैक फॉर अ डिस्कशन। शुरू करें? आइए। So once again we will start with the question stem and I hope you did that as well. The adoption of this policy would be most likely to decrease employees' productivity if the employees' job functions required them to what? तो basically हमें इस पैराग्राफ में कोई एक पॉलिसी मिलेगी। हमें बताया जा रहा है
कि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने से एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, अगर उनका जॉब फंक्शन उनसे इनमें से कोई एक चीज डिमांड करता है। तो बेसिकली हमें बताना है इनमें से कौन सा अगर ट्रू हो तो इस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। चलिए सबसे पहले पॉलिसी देखते हैं क्या है। सो कंपनी इज कंसिडरिंग चेंजिंग इट्स पॉलिसी कंसर्निंग डेली वर्किंग आवर्स। Currently, this company requires all employees to arrive at work at 8 a.m. The proposed policy would permit each employee to decide when to arrive from as early as 6 a.m. to as late as 11 a.m. and then they can leave after devoting 8 hours to their work. तो देखो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, आपको 8 बजे आना है, राइट, और 4 बजे जाना है। अब ये लोग बोल रहे हैं यार ये टाइम ना फिक्स नहीं है भाई, तुम 6 बजे आ सकते हो, 2 बजे जा सकते हो, राइट, या फिर तुम्हारा मन है यार तुम चाहो तो 11 बजे आ जाओ, और अगर 11 बजे आओगे तो यार 7 बजे चले जाना, तुम्हारी मर्जी। तो इसके बीच में जो भी है ना, 7 बजे आओ, 8 बजे आओ, 9 बजे आओ, 10 बजे आओ, देव मेड दिस चेंज। तो इनमें से कौन सी चीज है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी? लेट्स स्टार्ट विद ए, वर्क विदाउट इंटरप्शन फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज। सो इफ देयर जॉब फंक्शन रिक्वायर्स देम जीरो इंटरप्शन, तो इसमें तो उल्टा द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड इंटरप्शन इज हाई, है ना। आप कोई ना कोई ऐसा टाइम विंडो ढूंढ सकते हैं जहां नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम हो ऑफिस में। आप सुबह 6 बजे आ जाए, हो सकता है ज्यादातर लोग ना आए 6 बजे, तो आपको अनइंटरप्टेड टाइम मिल जाए। आप 11 बजे आ जाए, हो सकता है ज्यादातर लोग 7 बजे तक ना रुके, वहां आपको मिल जाए कोई ना कोई अनइंटरप्टेड टाइम जोन। सो दोज थिंग्स कैन डेफिनेटली वर्क आउट। तो ये एक चीज है यहाँ पे, राइट। तो ये तो डेफिनेटली नहीं, ये तो इनफैक्ट एनहांस करेगी पॉलिसी इफ दिस इज ट्रू। बी, कंसल्ट एट लीस्ट वंस अ डे विद एम्प्लॉयज फ्रॉम अदर कंपनीज। तो इनको दिन में एक बार, कम से कम एक बार दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज से बात करनी पड़ती है। तो अब देखो, हमें दूसरी कंपनीज के बारे में पता तो है नहीं कि उनका टाइम क्या होता है, बट अगर मान ले कि ये कंपनी दूसरी कंपनीज के जैसी है और दूसरी कंपनी में भी 8 AM to 4 PM पे ही लोग अवेलेबल हैं, तो कोई बंदा 6 बजे आएगा तो क्या वो कम से कम एक बार दूसरी कंपनी वाले से बात कर सकता है? हाँ, 8 से 2 के बीच कर पाएगा। ये बंदा 11 to 4 के बीच कर पाएगा। सो यू आर कंसिस्टेंटली गेटिंग multiple hours in which you can still coordinate with the other guy. So this is unlikely to have any effect on your productivity. C, submit their work for a supervisor's eventual approval. Irrelevant, अपना काम जब भी आओ खत्म करो, सुपरवाइजर को दो, इस पॉलिसी से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। D, the job function required them to interact frequently with each other throughout the entire work day. अब ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर उनका काम ऐसा है कि उसमें उनको दूसरे लोगों से थ्रू आउट द डे मल्टीपल बार बात करनी होती है, तो फिर इस केस में क्या होगा कि भाई मैं 6 बजे पहुंच गया, अब मुझे किसी दूसरे बंदे से बात करने की जरूरत है, अब मैं ढूंढ रहा हूं दूसरा बंदा तो है ही नहीं जिससे मुझे कुछ इनपुट चाहिए थी। अब इफ दैट पर्सन इज कमिंग टर्निंग इन एट 11, तो मैं 6 से 11 क्या करूंगा? तो ये अगर ट्रू है तो उस केस में मेरा काम हो सकता है रुक जाए, बिकॉज द पर्सन दैट आई वॉन्ट टू टॉक टू इज नॉट अवेलेबल व्हेन आई एम देयर एट वर्क। सो दिस कैन डेफिनेटली रिड्यूस और हैज दिस probability of reducing my productivity. How about E? Their job function required them to undertake projects that take several days to complete. Irrelevant. चाहे जितने मर्जी दिन लगते हो, आपने सिर्फ staggered time दिया, आपका कोई टाइम कम तो कर नहीं रहे। That's also irrelevant. तो यहाँ पे D is going to be your best answer choice. And with that, let's go ahead and dive into the next question of this particular variety. Go ahead, hit pause, answer this, and then we'll talk. Ready? चलिए. So which of the following, if true, most seriously weakens the researcher's conclusion? तो मैं जैसे ये देखता हूं तो मुझे पता है मुझे यहां जाके conclusion आइडेंटिफाई करना है, premise आइडेंटिफाई करनी है, और अगर कोई assumption या assumptions हैं तो उनके बारे में सोचना है। तो चलिए देखें क्या। A researcher studying drug addicts found that on average they tend to manipulate other people a great deal more than non-addicts do.
The researcher concluded that people who frequently manipulate other people are likely to become addicts. तो ये रहा इसका conclusion. राइट अब इसमें प्रेमिस क्या है, ये रही हमारी प्रेमिस. तो इसेंशियली हुआ क्या, हमने दो चीजें साथ में होती देखी. क्या दो चीजें? ड्रग्स का एडिक्शन और दूसरों को मैनिपुलेट करना. हमने क्या देखा कि जो एडिक्टेड है वो मैनिपुलेट ज्यादा करते हैं. तो इससे अब व्हेन टू थिंग्स हैपन टुगेदर, तो आपने अगर क्लास में मेरे साथ काम किया है लॉजिकल फ्लॉज में, हमने बात की थी कि whenever two things happen together there are four different relationships possible between them. So if I call this one and this two, हाँ या अच्छा वो मैंने चूंकि 4 बोल दिया तो 1 या 2 नहीं बोलते इनको. हाँ इफ आई कॉल दिस A एंड दिस B, तो इसमें 4 तरह के रिलेशन पॉसिबल हैं. वो 4 रिलेशनशिप्स क्या है? A इज द कॉज फॉर B, B is the cause for A. A and B are both common effects of some common cause. So once again, I'll just rephrase it. A and B are both effects of a common cause. या फिर it's just a coincidence that they are happening together, right? लेकिन यहाँ पर 4 पॉसिबल सिनेरियोज थे. रिसर्चर ने अज्यूम कर लिया कि ये दोनों साथ में हो रहे हैं. तो B, मैनिपुलेशन वाला ट्रेट इज द कॉज और एडिक्शन इज द इफेक्ट. इसने अज्यूम कर लिया कि बाकी के 3 केसेस नहीं है. हाँ कि यार एडिक्शन इज नॉट द रीजन फॉर मैनिपुलेशन, या फिर ये दोनों किसी और चीज की वजह से नहीं ना. हो सकता है भाई किसी के ब्रेन के वायरिंग में ऐसा हो दैट मेक्स इट मोर एडिक्टिव एंड मोर मैनिपुलेटिव, या इट कैन बी अ कोइंसिडेंस. तो चलिए देखें. तो बेसिकली एनीथिंग दैट नेगेट्स द प्रेमिस और नेगेट्स अ assumption that says कि नहीं नहीं यार ये जरूरी नहीं है ट्रू हो. हाँ बाकी 3 में से भी कुछ हो सकता है, वो हमारा इसको वीकन कर देगा. तो ए, after becoming addicted to drugs, drug addicts learn to manipulate other people as a way of obtaining drugs. ये हमें क्या बताता है कि उन 4 केसेस में से आपने माना ये, बट इन रियलिटी ये है इन दोनों का रिलेशन. यानी जो असम्पशन थी इसने उसे डिस्प्रूव किया, तो ये डेफिनेटली वीकन करेगा. When they are imprisoned, drug addicts often use their ability to manipulate other people to obtain better living conditions. ये तो फिर से बताता है कि इनमें एबिलिटी है, लेकिन कॉज इफेक्ट, कॉजल रिलेशन क्या है वो क्लियर नहीं कर रहा. सो दिस गोज इररेलेवेंट. हाउ अबाउट सी, सम नॉन एडिक्ट्स मैनिपुलेट अदर पीपल मोर देन सम एडिक्ट्स डू. तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो मैनिपुलेट करते हैं उनके हायर चांसेस होते हैं ड्रग एडिक्ट्स बनने के. बोल रहे नॉन एडिक्ट भी मैनिपुलेट करते हैं. तो हमने यहाँ पे क्लेम है ही नहीं कि ऑल दोज हु मैनिपुलेट दे बिकम ड्रग एडिक्ट्स. या देयर कैन बी पीपल हु मैनिपुलेट एंड दे डू नॉट बिकम ड्रग एडिक्ट्स, राइट. तो इसी में पॉसिबिलिटी है, तो इसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ही नहीं. तो हटा दीजिए डी. पीपल हु आर लाइकली टू बिकम एडिक्ट्स एग्जिबिट अनयूजुअल बिहेवियर पैटर्न्स अदर देन मैनिपुलेशन विल मेक इट इररेलेवेंट फॉर द आर्ग्यूमेंट. E, the addicts that the researchers studied were often unsuccessful in obtaining what they wanted when they manipulated other people. देखो ये मैनिपुलेट करते हैं, whether their manipulation succeeds or not is besides the point. So even this helps, or this does not help us disprove it. So A is the only one that challenges the assumption and as a result goes ahead and weakens it for us. तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन A. So with that, let's now dive into our next set of questions. Why don't you go ahead and read the directions? So what is this going to be? This is what you and I typically call the statement conclusion questions. कुछ information दी होती है, उसके बाद generally 2 conclusions होते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें आंसर करना होता है. सो लेट्स डाइव इनटू इट नाउ. सो हियर इज द फर्स्ट वन. गो अहेड, हिट पॉज, आंसर इट, देन कम बैक एंड विल टॉक. एंड डोंट फॉरगेट दैट यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम इन एनमैट, सो यू नीड टू वर्क अप स्पीड. और मैंने जानबूझ के सवाल थोड़े इस सेशन में डिफिकल्ट रखे हैं, लेंथ बढ़ा करके, ताकि आप पे थोड़ा प्रेशर आए. तो लेट्स गो अहेड एंड चेक दैट देन. रेडी? चलिए.
A new synthesis led by Potsdam Institute says the world's oceans have crossed a critical acidity threshold associated with impaired calcification in corals and other reef building organisms. तो कुछ organisms ऐसे होते हैं जो corals और reef बनाते हैं, लेकिन हमने acidity इतनी बढ़ा दी है कि वो threshold cross हो गई है, उनकी ability to create calcium to build these systems अब वो खराब होने लग गई है. हाँ, so alongside reduced carbon uptake capacity that weakens the ocean's climate buffer role. तो इनकी कार्बन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी कम हो गई है. तो एक वो क्लाइमेट बफर रोल, क्या, जैसे हम जब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ना, तो उसमें से कुछ ओशन अपने आप में कैप्चर कर लेता है विद द हेल्प ऑफ रीफ एंड कोरल्स. अब अगर रीफ्स और कोरल्स नहीं होंगे तो ओशन कैप्चर नहीं कर पाएगा. कैप्चर नहीं कर पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी कम एब्जॉर्ब होगी, वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रह जाएगी, तो उससे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ेगी. दैट्स व्हाट इज टॉक्ड अबाउट हियर. सो द एनालिसिस फ्रेम्स एसिडिफिकेशन एज अ ब्रीच्ड प्लेनेटरी बाउंड्री. क्या मतलब, एक बाउंड्री है, यहाँ तक एसिडिटी ठीक है, अगर आपने इससे ऊपर बढ़ा दी तो आपने एक तरह से उस बाउंड्री को क्रॉस कर दिया. तो इससे अब कैस्केडिंग इफेक्ट्स होंगे कि अभी आपको दिख रहा है कोरल एंड रीफ खराब हो रहे हैं, फिर कोरल एंड रीफ जब खराब होंगे तो उन पे डिपेंडेंट जो चीजें हैं वो सब खराब होंगी. हाँ, और उसके बाद एक चीज और बोली, दैट रैपिड सस्टेन कट्स इन फॉसिल फ्यूल यूज एंड बेटर पॉल्यूशन एंड फिशरीज गवर्नेंस कुड स्टिल बेंड द कर्व. मतलब अभी भी मौका है, हम चाहें तो इसको रोक सकते हैं, इसको एटलीस्ट बेंड द कर्व इज पेस स्लो कर सकते हैं, शायद रोक भी ले, रिवर्स भी कर लें. अगर ये करें तो कंक्लूजन्स पे चले. If acidity keeps increasing, certain marine food chains will face heightened risk of collapse. Absolutely. ये देखो, dependent food webs अगर ये बढ़ती रही तो ये खराब होंगे, तो this is true. Then rapid cuts in fossil fuel use could help restore conditions that support carbonate dependent species. True. देखो यहाँ पे की थिंग क्या थी, could. अगर could की जगह will कर दूंगा तो ये can't से हो जाएगा. So is there a possibility that these cuts will help us restore conditions? पॉसिबिलिटी तो है, सर्टेनिटी नहीं है. तो कुड की वजह से वो इसलिए ट्रू हो गया. तो एज अ रिजल्ट यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन नाउ. गो अहेड, हिट पॉज एंड देन वील टॉक. ओके, तो इसे देखना शुरू करें आप और मैं. The Living Planet Index 24 reports an average 73% decline in monitored vertebrate wildlife populations since 1970, highlighting pervasive habitat loss, overexploitation, climate change as key drivers of ecosystem stress. Scientists caution that the index reflects average relative population change across thousands of time series. अब ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको ब्रेक डाउन करें. देखो, टाइम सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स कलेक्टेड एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स, है ना. कि जैसे मान लो अगर किसी शहर में आप गए, किसी एक सिटी में आप गए जनवरी में, और आपने देखा कि यहाँ पे कितने स्ट्रे डॉग्स हैं. उसके बाद में आप उसी सिटी में 3 महीने बाद फिर गए, देखा कितने स्ट्रे डॉग्स हैं. फिर और 3 महीने बाद गए, देखा कितने स्ट्रे डॉग्स हैं. तो ये एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल जब आप किसी चीज को कैप्चर करते हैं तो टाइम सीरीज होती है. इसमें अगर पॉपुलेशन चेंज है तो इसका मतलब द डिफरेंस इन पॉपुलेशन साइज बिटवीन 2 टाइम पॉइंट्स. वो चेंज किसी भी वजह से हो सकता है, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, अदर फैक्टर्स, यू नेवर नो. हाँ, और इसके बाद इसमें हमने बोला कि रिलेटिव चेंज है. सो इसका मतलब द चेंज एज अ प्रपोर्शन और परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन देखा हमने. और एवरेज अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ दीज रिलेटिव changes are computed for each time series, and then the average of all those changes is taken to summarize the overall trend. तो जितना भी एवरेज था उसको सम अप किया आपने, राइट. It's not a literal count of all animals and urge stronger conservation and land use policies to slow the slide. तो चलिए देखें, conservation policies that curb habitat loss and overexploitation are mandatory if the trend is to be slowed. यार मैं इससे ये तो इंटरप्रेट कर सकता हूं कि it will be useful. Is it mandatory?
इट डेफिनेटली हेल्प, पर क्या इसके बिना हम ये ट्रेंड स्लो नहीं कर सकते? ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये इकलौता फैक्टर नहीं है, और फैक्टर्स भी तो हैं। तो अगर मैंने बाकी फैक्टर्स ठीक कर दिए तो भी तो स्लो हो सकता है ट्रेंड। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिवर्सिंग इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रीस्टोरिंग इट टू द ओरिजिनल, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्लोइंग इट डाउन। तो उसमें मैंडेटरी नहीं है, यूजफुल जरूर है। तो इसलिए ये मैंडेटरी की वजह से आई विल पुट कांट से हियर, और अगर ये कांट से है तो ए और डी दोनों गए। The 73% figure means that 73% of all individual animals worldwide have disappeared. Can't say on multiple counts. Pehla, this is an average relative population across thousands of time series. It is not a literal count. यहाँ दिया हुआ है ऊपर से, it is just about vertebrate. Are all animals vertebrates? Once again that's an issue. तो दोनों कांट से हो गए। तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट हमारा आंसर आ जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। एंड विद दैट लेट्स गो अहेड एंड हैव अ लुक एट आवर नेक्स्ट वन। सो पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन, जॉइन मी फॉर अ डिस्कशन। चलिए आइए देखें recent peer-reviewed reviews and clinical studies on micro and nanoplastics synthesize evidence of inflammation, oxidative stress, barrier penetration and immune effects in lab and observational settings. तो बोल रहे हैं माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स के ना एडवर्स हेल्थ इफेक्ट नोट किए गए लैब में भी और ऑब्जर्वेशनल सेटिंग्स जहाँ लोगों को आपने बाहर देखा लैब के वहां भी। विद अ नोटेबल NEJM रिपोर्टेड कोहॉर्ट। अच्छा ये ना काफ़ी प्रेस्टिजियस जर्नल है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। उन्होंने किसी ग्रुप को स्टडी किया होगा, तो उस ग्रुप को स्टडी करने में इन्होंने क्या देखा इस रिपोर्ट में, दे लिंक्ड माइक्रोप्लास्टिक्स डिटेक्टेड इन आर्टीरियल प्लाक टू हायर कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। कार्डियोवास्कुलर इवेंट इज किसी को हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, और वो उसका रीज़न क्या होता है, प्लाक फॉर्मेशन है ना, वो आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। तो उस ब्लॉकेज को बनाने में कहीं ना कहीं ये माइक्रोप्लास्टिक्स शायद कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि ये दिखे हमें प्लाक में। So while researchers stress that mechanisms and causality need further confirmation at population scale, तो बोल रहे हैं दिखे, देखो कोरिलेशन है, आर दे कॉजिंग इट वो हमें पता नहीं है यार, या कॉज कर भी रहे हैं तो कैसे वो भी पता नहीं है, उसके लिए और स्टडी करनी पड़ेगी। So this dual picture supports precautionary exposure reduction policies as research advances। तो ये बोल रहा है यार देखो हमें दिख रहा है कि कुछ इल इफेक्ट्स तो आ रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि मिल तो रहे हैं प्लाक में, जरूरी नहीं है कि कॉज कर रहे हो, लेकिन फिर भी इट मेक्स सेंस टू रिमेन कॉशियस एंड रिड्यूस योर एक्सपोजर। बाकी जब रिसर्च होगी तो रियल पिक्चर आ जाएगी। तो चलिए देखें। फर्स्ट, करंट एविडेंस कंक्लूसिवली प्रूव्स स्पेसिफिक डिजीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रोप्लास्टिक्स। ये वाला पार्ट इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो कंक्लूसिवली तो डेफिनेटली नहीं है, वी नीड मोर रिसर्च। सेकेंड, policies that limit microplastic exposure are scientifically reasonable true। reasonable है कि चलो डेटा sufficient तो नहीं है, लेकिन look at the impacts, we know that it does have some negative impacts। हाँ, और आप अपनी हेल्थ खराब नहीं करना चाहेंगे। आपको यार सोचो, अगर बाई चांस बाद में पता चला कि हाँ ये वाकई हार्मफुल था और आपने ध्यान नहीं दिया, हार्ट अटैक आ गया, तो जब तक रिसर्च होती रहेगी तब तक ये कौन सा कोई एसेंशियल चीज है भाई माइक्रोप्लास्टिक्स खाने मेरे को। तो कम से कम ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस इट मेक्स सेंस टू बी वेरी, सो दिस इज ट्रू। एज अ रिजल्ट वी कैन गो अहेड एंड चूज बी ओनली सेकंड एज अ आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड विद दैट लेट मी टेक यू ओवर टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो इन सब में हर एक क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन है, आंसर चॉइसेस हैं। So answer the question on the basis of the information provided and choose the best option as your answer। तो हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली देखते चलो, करते चलो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। आराम से पढ़िए, सॉल्व करिए, पॉज करने के बाद फिर आइए मेरे साथ डिस्कस कीजिए। चलिए देखें। So the subject of this book is knavery। knavery क्या होता है? knavery होता है डिसऑनेस्ट
और अनफेयर बिहेवियर। स्कलडगरी भी मोर और लेस सिनोनिम ही है इसका, कोई सीक्रेट या डिसऑनेस्ट बिहेवियर। देन चीटिंग, बिट्रेयल, किसी को धोखा देना। अनफेयरनेस, क्राइम, स्नीकीनेस, छुप छुप के काम करना। मैलेंजरिंग, बहाना बना बना के काम अवॉइड करना। कटिंग कॉर्नर्स, हाँ, पूरी एफर्ट नहीं देना, थोड़ा एफर्ट बचा लेना या थोड़ा सामान बचा लेना, छोटी छोटी चीजों में कटौती कर करके जिससे आपके प्रॉफिट्स बन जाए, बढ़ जाए। दिस इज अ नेगेटिव एक्सप्रेशन। इमोरलिटी, डिसऑनेस्टी, अच्छा बिट्रेयल तो दो बार आ गया, बता देते यार। ग्राफ्ट इज करप्शन, विकेडनेस एंड सिन। तो किताब में ये सब कुछ है, तो इन सबको किसी एक कैटेगरी में डालना हो तो किस में डालें? अग्रेसिव बिहेवियर नहीं, इलीगल बिहेवियर। यार इसमें कुछ चीजें इलीगल हो सकती हैं लेकिन सारी चीजें इलीगल थोड़ी होंगी। कटिंग कॉर्नर्स हमेशा इलीगल तो नहीं। इमोरल, हर इमोरल चीज इलीगल होती है? नहीं, तो सारे इलीगल में भी नहीं जाएंगे। बट डिविएंट बिहेवियर्स, अब देखो डिविएंट का मतलब क्या होता है? इट्स एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बिहेवियर that is not usual and is generally considered to be unacceptable। तो ये सारी चीजें unacceptable तो for sure है। बैंड, क्या ये सब चीजें बैंड है? नहीं। वीटोड बिहेवियर, किसी ने मना कर रखा है, भाई मेरे पास अथॉरिटी है, मैं मना कर रहा हूं, तुम ये नहीं करोगे, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर वीटोड होता तो लोग कर ही नहीं पाते। सो द बेस्ट bucket to put all of these words under is option C। तो उसे आंसर मार्क कर लेंगे। तो थोड़ा एक स्लाइटली डिफरेंट वोकैब्युलरी कम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए। हियर इज द नेक्स्ट वन। गो अहेड, पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन एंड देन वील टॉक। शुरू करें। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड अ वर्बल एनालॉजी क्वेश्चन। तो यहाँ रिलेशन देखते हैं पहले। गौरमे जनरली हम यूज करते हैं ऐसे फूड के लिए विच इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। एंड देन यू हैव गोमांड। गोमांड इज अ पर्सन हु एंजॉयज ईटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड। शायद अच्छा खाना भी खाए, जरूरी नहीं है, लेकिन लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड खाने में बहुत मजा आता है इसे। So a gourmand, अगर रिलेशन बनाता है, gourmand would love to eat gourmet, would participate in polishing of gourmet foods। एक्वेडक्ट होती है एक पाइप जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। एक्वाटिक होता है एडजेक्टिव रिलेटेड टू वाटर, इनमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। फॉडर होता है वो चारा जो आप फार्म एनिमल्स, गाय भैंस, हॉर्स, शीप को खिलाते हैं। फॉलिएज होता है पेड़ों की पत्तियां और टहनियां, इनमें भी कोई ऐसा रिलेशन नहीं है ना। पर्सन इज टू व्हाट ही पार्टिसिपेट्स इन। अर्दी एंड एग्लेसियास्टिक, देखो एग्लेसियास्टिक होता है क्रिश्चियन प्रीस्ट जो है, उसे आप एग्लेसियास्टिक बोलेंगे। और अर्दी का के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो होता है रिलेटेड टू दी अर्थ, राइट, रिलेटिंग टू अर्थ, रेफरिंग। और एक पता है क्या होता है? अर्दी को एज एन एडजेक्टिव जब हम यूज करते हैं तो वी यूज इट इन द सेंस ऑफ कि कोई ऐसा व्यक्ति या कॉन्वर्सेशन दैट रेफर्स टू सेक्स और ह्यूमन बॉडी इन अ वेरी डायरेक्ट मैनर। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि शी हैज़ अ वेरी अर्दी सेंस ऑफ ह्यूमर, तो मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर में आप ना बहुत डायरेक्ट मेंशन देखेंगे सेक्स की, ह्यूमन बॉडी की, टॉयलेट ह्यूमर टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी वो। तो यहाँ पे भी इनफैक्ट दूसरे वाला पर्सन होना चाहिए था, तो ये तो वैसे ही रूल आउट हो गया। इलेक्टर इज अ पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन एन इलेक्शन, ये हो सकता है, बहुत अच्छा तो नहीं है मगर ठीक है। एपिलॉग क्या होता है? एपिलॉग होता है अ स्पीच और अ पीस ऑफ टेक्स्ट जो ना किसी किताब के, प्ले के लास्ट में मिलता है। शॉर्ट सी स्टेटमेंट होती है जो बताती है इसके बाद आगे कैरेक्टर्स के साथ क्या हुआ। और एपिटैफ होती है एक शॉर्ट सेइंग या पोम जो जनरली जब कोई मर जाता है तो उसके टूमस्टोन पे लिखवाई जाती है। तो इसमें भी कोई रिलेशन नहीं। तो एक्चुअली एबीसी में तो बिल्कुल ही नहीं है ऐसा रिलेशन। पर्सन एंड द एक्ट दैट ही पार्टिसिपेट्स इन या द थिंग दैट ही पार्टिसिपेट्स इन सिर्फ डी में ही है हमारे पास। हाँ, बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, मगर आपको पता है एग्जाम में यार वी नीड टू पिक अप द बेस्ट आंसर चॉइस इन आइसोलेशन, दैट मे नॉट बी अमेजिंग। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर चॉइस आपका होगा ऑप्शन डी। चलिए, let me take you through the next one. Here it is.
चूज दी ऑड वन आउट एज योर आंसर. वीडियो पॉज करें, आंसर दें और फिर आप और मैं बात करेंगे. देखें तो विजडम पर्सपिकासिटी. विजडम आपको पता है पर्सपिकासिटी होता है द एबिलिटी टू बी वेरी इनसाइटफुल. जब कुछ दिया जाए, कोई गोली भी देने की कोशिश कर रहा है ना, तो यू कैन सी थ्रू इट एंड फिगर आउट द ट्रूथ. Then friendship, enmity, antonyms. Often, seldom, antonyms. Loyalty, treachery, antonyms. Devotion, loathing, synonyms तो नहीं है. Antonyms बोले जा सकते हैं. तो BCDE सारे antonyms की तरह हो गए. ये दोनों है synonyms. तो इसलिए आपका आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन A. And here comes your next question. 6 वर्ड्स हैं आपके पास. बताना है इनमें से कौन कौन से synonyms हैं. पॉज करो, आराम से देखो, सोचो, फिर बताओ और फिर डिस्कस करो. ओके, सो आई होप यू आर रेडी टू टेक इट ऑन. तो पहले मीनिंग देख लें. कैकोफोनिक होता है कोई ऐसा साउंड जो बहुत हार्श है, जो कानों को बुरा लगे. कार्टोग्राफिक, रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ द मैप्स. कैलामिटस, कैलामिटस होता है कोई भी ऐसी चीज दैट कॉजेज ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज और सफरिंग. कैटास्ट्रफी भी इसी का, कैलामिटी का सिनोनिम है. फॉर दैट मैटर कैटाक्लिज्मिक इवेंट्स भी ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज और सफरिंग कॉज करते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ओके, सो लेट इज इफ अ मेडिसिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एन इलनेस, तो इसका मतलब इस इलनेस में ये मेडिसिन नहीं दी जानी चाहिए, या ये चीज नहीं दी. मेडिसिन होना जरूरी नहीं है, मतलब कोई भी चीज ये नहीं दी जानी चाहिए. देंगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी. Will make things worse. तो यहाँ पे खाली 3 ही है यार हमारे पास synonyms. Calamitous, catastrophic, cataclysmic, which is 3rd, 4th and 6th, which is option D. तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे. So there you go. चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं. आप डायरेक्शंस पढ़ लीजिए एक बार. रेडी, शुरू करें. आइए, तो ये है आपका सिलोजिज्म्स. आप पॉज कीजिए, आंसर दीजिए और फिर हम इसको साथ में डिस्कस करते हैं. चलिए आइए. सो लेट मी मेक सम रूम फॉर माई सेल्फ एंड देन वी विल चेक. सो सम रबर आर सोडा एंड ऑल रबर आर पेन. तो भाई अपने को पता है सम रबर आर सोडा, ऑल रबर आर पेन, नो रबर इज पोल. तो भाई रबर और पोल आपस में ओवरलैप नहीं करते. ऑल पोल आर बॉक्स, तो सारे के सारे पोल जो है वो बॉक्स के अंदर. डन. चलिए अब चेक करना शुरू किया जाए. सम बॉक्स आर नॉट रबर. इसमें तो ट्रू है, लेकिन मैं बॉक्स को बड़ा करते करते रबर तक लेकर के जा सकता हूं, है ना. सिर्फ पोल बॉक्स के अंदर होना चाहिए. बॉक्स को बड़ा करते करते वी कैन एक्चुअली ड्रॉ इट हियर एज वेल. नथिंग रॉन्ग विद इट. तो उस केस में फॉल्स हो जाएगा. तो यानी कि ये हो गया कान से. ठीक है. अच्छा, इसमें ईदर है ही नहीं तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा रूल आउट ही कर दो. ईदर होता तो कान से देखते. ट्रू तो नहीं है. नो बॉक्स इज सोडा, वो सेम थिंग. वो जो डायग्राम मैंने बनाया था, बॉक्स को बड़ा करते करते हम सोडा के साथ भी तो ओवरलैप करवा सकते हैं. तो इसलिए ये भी गया. सम पेन आर नॉट पोल. सम पेन आर नॉट पोल. तो देखो हमें ये पता है कि नो रबर इज अ पोल. अच्छा, मैंने ये बनाने में थोड़ी गलती की. मैं इसे फिक्स कर दूं जरा. उप्स. रबर और पोल को साथ में हमें कनेक्ट करना है. उसे जरा ठीक कर दूं मैं फिर से, है ना. ये तो अब देखो, कुछ पेन रबर के अंदर डेफिनेटली होंगे. रबर और पोल ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ये वाले पेन कभी भी पोल का पार्ट नहीं होंगे. सो दिस इज ट्रू. सो फर्स्ट और सेकंड इनवैलिड थे, थर्ड हमारा है वैलिड. अब देखो, तो कैन आई से ओनली थर्ड. सम पेन आर नॉट पोल. बिल्कुल.
बोथ फर्स्ट एंड सेकंड नहीं बोल सकते, ओनली फर्स्ट नहीं, नन भी नहीं, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड भी नहीं। तो हमारा आंसर प्रैक्टिकली यहाँ पे हो गया एज अ रिजल्ट ऑप्शन 3, ऑप्शन ए। सो दैट्स योर आंसर। चलिए, ये रहा आपके लिए अगला सवाल। गो अहेड, गिव इट सम टाइम। आफ्टर पॉजिंग द वीडियो, अराइव एट एन आंसर एंड देन वी विल सी। चलिए आइए देखें। सो आई वंस अगेन मेक सम रूम फॉर माई सेल्फ. A few is basically some. Many is also some. Let's keep it simple. So all Bravo are delta. Some alpha are delta. Okay, so all Bravo are delta. Some alpha are delta. All Bravo are Charlie. अब इसको अगर मैं इसके ऊपर बना दूंगा ना, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, तो एक फिर से दोबारा तुमको ना इसको बना के दिखाता हूं। अगर ये ब्रावो है तो देखो ऑल ब्रावो आर डेल्टा, और ठीक इसी तरह से देखो ऑल ब्रावो आर चार्ली। तो इससे पता चल रहा है कि ये आपस में इनका रिलेशन नहीं है, बी वाला ही रिलेशन है। और यहीं पे अल्फा और डेल्टा भी यहां पे एक बार बना देता हूं। देन सम चार्ली आर गामा, ये। तो विल यूज दिस इंस्टेड ऑफ दिस। इसमें अदरवाइज बी का सी और डी के साथ रिलेशन क्लैरिटी से दिखता नहीं हमें। तो सम अल्फा आर ब्रावो, इसमें फॉल्स है तो यहीं हटा दो। ये गया तो ये भी गया। हालांकि ट्रू हो सकता है, अच्छा ईदर है, तो इसको मैं लिख करके छोड़ देता हूं एक बार कांट से। अल्फा ब्रावो, अच्छा इनमें बाकी सब चीजें हट रही। सम ब्रावो कैन नेवर बी गामा। क्या ये जरूरी है कि कम से कम एक ब्रावो गामा के बाहर हमेशा रहे? नहीं, क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम ओवरलैप देखूं तो ये मैक्सिमम ओवरलैप हो सकता है, तो ये भी नहीं ट्रू। नो अल्फा इज ब्रावो, इसमें ट्रू है, मगर मैक्सिमम ओवरलैप में ये एक दूसरे के साथ चले भी जा सकते हैं। सो ये भी कांट से। अब देखो यहां पे ना एक ऑप्शन है इधर फर्स्ट और थर्ड। अब दोनों के दोनों में सेम टर्म्स है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों कांट से हैं, तो इसलिए हमारा आंसर यहां पे ईदर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, राइट। तो यहां पे हमें एज अ रिजल्ट ये चूज करना चाहिए। फेयर इनफ। So that's your question number 12. Here is the next one. Go ahead, solve it, and then we will answer it. Discuss it basically. Are we ready? Let's go. So only Redmi is Intex का basically अगर मैं convert करूं तो ये हो जाएगा all Intex is Redmi, right? So just draw this better. All Intex is Redmi, and then we know that some Redmi is Lava. Only Lava is Geo, मतलब all Geo is Lava, तो ये हमारा Geo हो गया। No Redmi is Carbon, तो ये लीजिए, ये हमारा मिनिमम ओवरलैप डायग्राम रेडी। सो सम कार्बन इज नॉट इंटेक्स, डेफिनेटली ट्रू। इनफैक्ट नो कार्बन इज इंटेक्स इज ट्रू, तो सम कार्बन इज नॉट इंटेक्स तो ट्रू होगा ही होगा। सम कार्बन इज इंटेक्स फॉल्स। सम जियो इज लावा ट्रू, तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, which is option D, and that's basically going to be our answer as a result. राइट, तो यहां अपना हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। 14 to 15 स्टेटमेंट दी है, कोर्स ऑफ एक्शन है, और आपको डिसाइड करना है कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेगा। सो हियर यू गो, पॉज द वीडियो, आंसर दिस, एंड देन वी विल टॉक।
शुरू किया जाए, आइए। So Amazon has scaled up its wholly owned food retail business. Amazon Retail India is the main seller of food and grocery products on the marketplace's online supermarket Amazon Pantry. चलिए देखें. Amazon has approval from the government for online as well as brick and mortar food retail. It is very well within its rights to sell through Pantry and Amazon.in. Brick and mortar का तो कुछ बताया नहीं भाई, तो ये तो वैसे ही हटा दो. Second, Amazon is planning to make Amazon Retail India the focused seller for its hyper-local platform Prime Now. है हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन इसके लिए? इसके लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बचेगा क्या? इसमें ये सब एक्स्ट्रा चीजें आ गई ना, तो कांट से ही हो जाएगी. सो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन बी. देयर यू गो. अब इसके बाद सॉरी मैं मतलब अगर वैसे भी देखें तो इसने इसको मेन सेलर की तरह बना दिया, तो क्या ये फोकस्ड सेलर बनाएंगे, प्राइम नाउ लेकर के आएंगे, फिर क्लाउड टेल वाज द मेन सेलर. बहुत ज़्यादा ऐसी इररेलेवेंट चीज़ें आ गई हैं कि हम इससे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे इसको. सो बेस्ट इज बी. इससे कुछ डायरेक्टली निकल करके नहीं आ रहा. अगला देखते हैं. हिट पॉज, चेक करते हैं और उसके बाद में फिर स्टडी करेंगे इसे. Ready? चलिए देखें. Hundreds of people are making their way down Mount Rinjani after becoming trapped when a 6.4 magnitude earthquake that killed 17 people struck the Indonesian tourist island of Lombok. Okay. Government of Indonesia should ensure that tourism is paused until the debris from the earthquake are removed and the situation is brought under control. करना चाहिए क्या ऐसा? तो एक पर्टिकुलर जगह पे अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से इस जगह पे तो टूरिज्म स्टॉप करना चाहिए. क्या सभी जगह पे टूरिज्म पॉज कर देना चाहिए? अगर यहां मैं मेंशन कर दूं इस जगह रुकें तो ठीक, नहीं तो इट डज नॉट मेक सेंस. The tourists already there in the Indonesian island of Lombok should try and leave the place as soon as possible to avoid any aftershocks. Makes sense? Does make sense. The government of Indonesia should provide monetary compensation to the families of those injured and killed in the earthquake. अच्छा ये यहाँ पे आ गया, तो इसे इग्नोर करें. हाँ तो हाँ ये भी करना चाहिए. तो both second and third follow and therefore I'd say our answer is going to be option D. यहाँ पे चूंकि इन्होंने पूरे टूरिज्म की बात कर दी तो वो makes it irrelevant. So that's what I brought for you in this particular set. You know where to reach out to me, and here is something that I want to leave you with. हाँ मैंने हैरी पॉटर पढ़ी, आपने भी पढ़ी है क्या? I find it very fascinating. मज़ा आता है मुझे हैरी पॉटर पढ़ने में. उसमें ना कुछ कुछ लाइंस ऐसी हैं जिन्होंने मेरा वर्ल्ड व्यू बदला. ये इट्स वन ऑफ दोज लाइंस फ्रॉम हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस. The thing about growing up with Fred and George, said Gini thoughtfully, is that you sort of start thinking anything's possible if you've got enough nerve. मतलब होता है ना, कई लोगों को आप देखते हैं जो इतना कुछ कर जाते हैं जो आप शायद सोचते भी नहीं, तो आपको भी लगता है यार बस हौसला होना चाहिए, हौसला हो तो बहुत कुछ हो सकता है. और ये वाकई में सही भी है. तो हौसला रखें, हौसला रखेंगे तो बहुत कुछ होगा. Right? So that's where I'd stop, and I hope that I'll see you in some other dedicated OMAT sessions on YouTube. If you need any more help from us in any which way, make sure that you do reach out to me or the team and let them know what it is that you desire. Until then, have a great time and I'll see you soon. Take care.